जय हिंद। चलिए आप देखते हैं भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। क्या? अर्थक्वेक। और देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि का कंपन, यानी भूमि का हिलना डुलना क्या है? भूकंप कहलाता है। भूमि अगर हिल डुल जाए वही क्या हो जाता है? भूकंप हो जाता है। और वो भी भूमि का ऊपरी भाग, है ना, भूमि का ऊपरी भाग जब हिलने डुलने लगता है वही भूकंप कहलाता है। आगे देखिए, जिसका तात्पर्य है कि भूमि के अंदर या भीतर, भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। भूमि के भीतर जो कंपन होता है, हलचल होता है, जिसका प्रभाव ऊपरी हिस्से पर पड़ने लगता है वही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, जिससे भूकंपित तरंगों का निर्माण होता है। और भूकंपित तरंगें इस तरह से निकलती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको चलिए आगे देखेंगे। हाँ, चलिए आगे फिर निर्माण होता है। भूकंपित तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। जब ये तरंगों का निर्माण होता है तो किसी न किसी तरीके से पृथ्वी को क्या प्रभावित करने का काम करते हैं, और जिसके कारण भूकंप उत्पन्न हो जाता है। फिर भूकंप की शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, यानी भूकंप विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जब लॉजी जुड़ा होगा तो अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्ययन, ठीक है। आगे देखिए, और भूकंप को जिस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ। जब मापने की बात आती है, नापने या मापने की बात आती है तो ग्राफ जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं भूकंप के कारण। अब भूकंप आने के कारण क्या क्या है? चलिए, भूकंप आने के कारण, अब देखिए भूकंप आने के कारण है, नंबर 1 ज्वालामुखी का विस्फोट। सबसे पहला कारण यही है कि ज्वालामुखी का, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी अचानक क्या करने लगती है? कंपन करने लगती है। यानी जब विस्फोट होता है तो अंदरमा से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक दरार सी पैदा हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी 2 अलग-अलग हिस्सों में टूटने लगती है। और जब टूटने लगती है, कोई चीज़ जब टूटता है तो उसमें कंपन होता है ना, या इस तरह से टूटता है तो उसमें कंपन होना स्वाभाविक होता है, जिसके कारण भूकंप आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट, थोड़ा-सा लाइनिंग हम करते चलें, इससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहते हैं, वही बतिया थोड़े। फिर आगे देखिए, पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी जब सिकुड़ने लगती है, यानी कभी-कभी पृथ्वी में जब तापमान बढ़ जाता तो फैलता है ना? तापमान फैलने से मतलब तापमान बढ़ने से कोई भी चीज़ फैलती है, और जब तापमान कम होता तो क्या करने लगती है? सिकुड़ने लगती है ना? जैसे अभी आप ही लोग, जैसे कुआँ में कौड़ा बाढ़ा जाता है, कौड़ा बाढ़ा जाता है ना, तो वहाँ जब उसके अलाव बोलते हैं भाई उसको सही भाषा में, अलाव के इर्द गिर्द जब रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा जब जलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल सटले सटले हो जाते हैं ना, एकदम उसके किनारे किनारे जो लोग रहते हैं बहुत सटे सटे रहते हैं, ताकि उसका तापमान या उसका जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, आप लेते हैं, है ना। लेकिन जब वही खूब तेज़ी से धधका कर जला दिया जाता है तो लोग पीछे घुसकने लगते हैं, होता है ना, लोग पीछे की तरफ हटने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो कोई भी चीज़ दूर दूर भागती है, जब तापमान घटता है तो नज़दीक। आगे फिर अब इसको देख लीजिए, पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, यानी पृथ्वी का जन्म जब हुआ तब से ये सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से विभिन्न परतों में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सिकुड़ने के कारण भी चीज़ें टूटने लगती है ना। जैसे कोई पात्र है या कोई वस्तु है, कोई ग्लास वगैरह है, उसमें कोई बड़ी चीज़ आप ऐसे ढकेलेंगे या किसी डिब्बे में ऐसे डालेंगे और बड़ी चीज़ है तो वो निश्चित रूप से टूट टूट फूट जाएगी, वहाँ जाएगी नहीं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जलीय भार, अगला तीसरा है जलीय भार।
नदियों पर बाँध बनाकर बड़े बड़े जलाशय का निर्माण किया गया है। नदियों पर बाँध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का जो निर्माण किया गया है, इससे भी क्या होता है कि वो हिस्सा जो है जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पर यानी बहुत ज़्यादा जल घनत्व होने के कारण वहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि पृथ्वी डिसबैलेंस होने लगती है। और जलाशयों के जल की मात्रा अधिकता के कारण चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, यानी चट्टानों पर वो दबाव डालता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन ये साफ साफ नहीं लिखा है। स्थिति में क्या परिवर्तन हो, टूटने फूटने लगता है, ठीक है। और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे भूकंप आ सकता है। प्लेट टेक्टोनिक कारण, देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि प्लेटें हमेशा सरकती रहती हैं। हमारी पृथ्वी की अनेक प्रकार की प्लेटें हैं जो हमेशा सरकती रहती हैं। ये प्लेटें देखिए, जैसे ये अलग अलग प्लेटें, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऐसे भी हो, ऐसे क्या होता है, कभी कभी ये प्लेटें ऐसे सट जाती हैं, कभी कभी हट जाती हैं, है ना, है कि नहीं। सटी तब भी कंपन, हटी तब भी कंपन, सटी तब भी कंपन, हटी तब भी कंपन, सरकी तब भी कंपन, और नीचे सरकी तब भी कंपन होना ही होना। तो इस तरह से पृथ्वी के पटल को प्लेटों से बना हुआ माना गया है, यानी परत दर परत दर परत दर परत दर इस तरह से बनी हुई है ना। जैसे एक परत, फिर इसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस तरह से परत परत बनी हुई है। और कभी कभी दूसरी प्लेटों से भी टकरा जाती है, जैसे परत दर परत सब बनी हुई है, तो ये कभी कभी प्लेटों आपस में टकरा जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी में कंपन होने लगता है। या कभी कभी ऐसा होता है चढ़ जाते हैं, इससे भी कंपन होने लगता है। अतः इन प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्लेटें दी गई है ना, ये प्लेटें देखिए दी गई है कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है कि नहीं। फिर आगे देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा चढ़ी हुई है, तो बताइए इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं। यहाँ देखिए कुछ और ज़्यादा ही चढ़ गई है प्लेट। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए हट गई है, यहाँ क्या है, यहाँ बीच में गैपिंग दिया गया है, प्लेट ही हट गई है। तो इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ आप। चलिए देखिए यहाँ भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ फोकस लिखा होगा, इसको हम लाइनिंग कर दें, जहाँ फोकस लिखा होगा, ठीक है, उसको कहेंगे भूकंप केंद्र या मूल, वहीं से उत्पन्न होता है। और जिसको अधिकेंद्र बोलते हैं, उसकी इंग्लिश आप देखिएगा, उसको इपी सेंटर बोलते हैं। क्या, इपी सेंटर बोलते हैं। ये इंग्लिश या जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो गलत करके आएंगे आप। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस या भूकंप मूल या सिर्फ मूल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है। और जहाँ जाकर पहली बार धक्का देता है पृथ्वी के ऊपर यानी सतह पर, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अब आगे देख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ भूकंपी तरंगें मुक्त होती है, इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, या जहाँ से उत्पन्न होती हैं। आगे, यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंपी तरंगें सर्वप्रथम पहुँचती हैं या धक्का देती हैं। यह भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर होता है और भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र पर। लेकिन यहाँ तो कोई रहता नहीं, तो यहाँ कहाँ विनाश होगा, विनाशवा तो यहाँ होगा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ क्योंकि बस्तियाँ पाई जाती हैं, है ना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हमने आपको कहा था ना कि तरंगे जो होती हैं, देखिए कैसे तरंगे काम करती हैं। यहाँ देखिए भूकंप मूल है, ये वाला एरिया भूकंप मूल। अब देखिए तरंगे कैसे इस तरह से काम कर रही हैं, है ना, इस तरह से गोलाकार होती हैं तरंगे, काम करती हैं। अब देखिए प्रभावित क्षेत्र कहाँ होगा, ये वाला क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, ये वाला क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, ये वाला क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में। लेकिन ये जो ऊपर वाला अधिकेंद्र है, ये वाला ज़्यादा प्रभावित होगा। कलर दूसरा कर दे क्या, यहाँ देखिए, ये वाला एरिया ज़्यादा प्रभावित होगा, ये वाला, और ये वाला एरिया प्रभावित नहीं होगा। ये नीचे वाला भी नहीं प्रभावित होगा, ये वाला भी नहीं प्रभावित होगा। तो यहाँ जहाँ पर मानव बस्तियाँ निवास करती हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। कौन सा कलर था, अच्छा रेड वाला था। चलिए अब देखिए भूकंपी तरंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे, ठीक है। पी को प्राथमिक या प्राइमरी तरंगे भी बोलते हैं, या प्राइमरी वेव बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की जो तरंग होती है, इसकी औसत गति
8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में तरंगे पूरी तरह से कार्य करती हैं और इससे जो क्षति सबसे कम होता है और इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह यह कार्य करती है। अगला यस तरंगे, इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है, सेकेंडरी वेव कहा जाता है। इस तरंग की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये 4 किलोमीटर। केवल ठोस के माध्यम से औसत क्षति अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों की तरह यह काम करती है। अगला है यल तरंगे, इस तरंगों की खोज HD लव ने की थी, इसलिए इसे लव वेव भी कहा जाता है, यानी यल तरंगे। इस तरह की तरंगों की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और धरातली तरंगे इसे कहते हैं, अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हानि जो है यल तरंगों से होती है। आगे देखते हैं भूकंपी क्षेत्र। भूकंपी क्षेत्र कहाँ कहाँ है? सबसे ज़्यादा पहली बात तो भूकंप जो आता है परिप्रशांत मेखला या प्रशांत महाद्वीपीय पेटी में यहाँ पर आता है 63%। कितना? 63% भूकंप यहाँ आता है। फिर देखिए यूरोप का ये वाला एरिया, यूरोप और मध्य एशिया वाला क्षेत्र, इसमें 21% भूकंप आता है ना। इसी में आपका हिमालयन क्षेत्र ऊपर वाला आ जाएगा, या ये गुजरात वाला एरिया भी आ जाता है ना। फिर आगे देखिए तीसरा जो क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से मध्य अटलांटिक क्षेत्र, ये वाला एरिया है और इसमें 16%, और इसमें 21% आता है भाई। यूरोप वाले में 21% यहाँ ऊपर दिया गया है थोड़ा सा, हाँ ऊपर वाला, और इसमें 16। प्रशांत मेखला में 63 और यूरोप वाले में 21 और मध्य अटलांटिक वाले में 16%। आगे भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? चलिए भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, पहले हमने बता दिया, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। फिर आगे देखिए, और इसके जो ये तो ग्राफ हो गया यंत्र की बात, और अध्ययन की बात लॉजी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। और इसके स्केल 3 प्रकार के स्केल हैं। स्केल एक पैमाना होता है, इस पर भी भूकंप को मापा जाता है। पहला है रिएक्टर स्केल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरा मार्केली स्केल और तीसरा है राशि फेरल स्केल। अब रिएक्टर स्केल, इसमें देखिए क्या है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोगी होता है। यह एक पैमाना होता है जिसका पाठ्यक्रम 1 से लेकर 9 तक चलता है। रिएक्टर स्केल में 1 से लेकर 9 तक चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर आगे कहाँ पहुँचे थे भाई, 1 से 9 तक होता है। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है, यानी 10 गुना ज़्यादा तीव्रता को बताता है। और मार्केली स्केल क्या आता है, ये देखिए ये वाला मार्केली स्केल वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं, पहले में गलत काट दिया गया। फिर अगला है राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल 1 से लेकर 11 तक अंकों का मापन करता है, जिसमें अपना पैमाना छिपा होता है। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि सबसे ज़्यादा रिएक्टर स्केल पूछा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूकंप को मापने में, या मार्केली स्केल भूकंप मापने में, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने में, राशि फेरल स्केल भूकंप मापने में, और सिस्मोलॉजी का प्रयोग वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। खैर अगला टॉपिक ज्वालामुखी होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है भैया, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।